कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी कठिनाई कांग्रेस ही खुद है। सिवाय भूपेश बघेल के 1, 2, 3 मंत्री अगर और गिन लें, तो उसके बाद जो बाकी 6-7 मंत्री हैं, उनका नाम तक जनता नहीं जानती। और कांग्रेस के लिए कहा जाता है कि कांग्रेस को और कोई नहीं हराता, कांग्रेस ही हराती है और कांग्रेस का दुश्मन कांग्रेस ही होते और कोई नहीं होता। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 का शंखनाद हो चुका है। अब की बार किसकी सरकार? छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ पत्रकार अनिल पुसत्कर, रायपुर प्रेस क्लब के भूतपूर्व अध्यक्ष, आज हमारे साथ हैं। अनिल जी, आपका न्यूज़ बिन में स्वागत है। नमस्कार, न्यूज़ विन के दर्शकों का मैं स्वागत करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। अनिल जी, आपकी पत्रकारिता का एक बड़ा लंबा अनुभव है। आपने कई सरकारों को आते और जाते देखा है। वर्तमान में 2023 का ये जो चुनावी रण है, इसको आप आपके नज़रिए से किस प्रकार देखते हैं? देखिए, ऐसा जो 18 का अगर चुनाव देखें, तो कांग्रेस एक तरफा जीती थी। बीजेपी की दुर्गति हो गई थी। इसके पहले 3 जो है सरकार हैट्रिक थी भाजपा की। लेकिन 2018 में उसका प्रदर्शन बहुत ख़राब था। उसके बाद 3 उपचुनाव भी हारे, फिर नगरीय निकाय के, ग्राम पंचायत के सारे चुनाव वो हारते चले गए, उपचुनाव भी हारे। 71 सीटें कांग्रेस के पास थी, 90 में से 71, ये एक बड़ी मेजॉरिटी होती है। और उसके बाद सरकार बनते ही भूपेश बघेल जो मुख्यमंत्री हैं, जिस तरह से उन्होंने उनकी कार्यशैली थी, तो ऐसा लगा पहले दिन से ही इलेक्शन मोड में है और पहले दिन से ही वो सरकार को वापस लाने के लिए कमर कस चुके हैं। और इसमें कोई शक नहीं, 3-4 साल तो भाजपा अंतर्कलह से जूझती रही, या उस हार का सदमा झेल नहीं पाई, या उस हार के सदमे से उबर नहीं पाई। जो भी कारण हो, 3 साल 4 साल तो ऐसा लगा कि कांग्रेस के लिए वो वॉकओवर की स्थिति है और कांग्रेस अब यहाँ पर अपराजय रहेगी और लगातार सरकार आते रहेगी। लेकिन आखिरी इस चुनावी साल में जो है भाजपा अचानक एक्टिव हुई, और भाजपा के एक्टिव होने में शीर्ष नेतृत्व है, जो भाजपा का अमित शाह हो, नरेंद्र मोदी हो, उन्होंने प्राण फूँक दिए और एकाएक जो है भाजपा चुनावी टक्कर में आ गई। जी, आपने जैसे कहा अंतरकलह की बात, अंतरकलह से भारतीय जनता पार्टी अभी भी जूझ रही है। 90 विधानसभा सीटों में भी अभी 4 सीटों पे उन्होंने प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की है, जबकि कांग्रेस ने 90 सभी प्रत्याशियों की घोषणा के साथ-साथ 22 विधायकों को टिकट भी काटे हैं, 18 महिला प्रत्याशियों को टिकट भी दी है। इसको कैसे देखते हैं आप? नहीं, देखिए, टिकट काटना और टिकट का रोकना, ये पार्टियों का अपना अपना जो विशेषाधिकार होता है। लेकिन अगर ऐसा कहें कि कांग्रेस ने टिकट बांट दी है, तो कल ही उन्होंने पूरी टिकट बांटी। उनकी तो 7 टिकट रुकी हुई थी। बीजेपी तो बहुत पहले से टिकट बांट चुकी है, शुरुआत कर चुकी है, और बीजेपी इस मामले में लीड ले चुकी थी। लेकिन आखिरी जो अंतिम 4 टिकट उनकी आज भी रुकी हुई है बीजेपी की। लेकिन ये जो 7 टिकट जो आखिरी जो जो रुकी हुई थी कांग्रेस की, उसको जारी करने से ऐसा लगता नहीं है कि कोई बहुत कांग्रेस ने अच्छी टिकट बांटी हो। तो एक इतने 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 समय तक रोकने के बाद भी आप टिकट रोक रहे हो। फिर दूसरा, जहाँ 22 जो विधायक कटे हैं टिकट, ये तो होना ही था। 22 टिकट कटने ही थे, क्योंकि 71 विधानसभा में उनका कब्जा था, 71 विधायक उनके पास थे, और सबको टिकट देना तो संभव था नहीं। और परफॉर्मेंस कुछ विधायकों का बहुत खराब था, इसमें कोई शक नहीं। देखिए, कायदे से देखा जाए तो कांग्रेस की सरकार जो पिछला एक 5 साल का कार्यकाल गुजरा, उसमें सिवाय भूपेश बघेल के 1, 2, 3 मंत्री अगर और गिन लें, तो उसके बाद जो बाकी 6-7 मंत्री हैं, उनका नाम तक जनता नहीं जानती। तो आप कल्पना कीजिए कि इतने सारे मंत्री, 12 मंत्री में 1-2 मंत्रियों का ही नाम जानती, बाकी मंत्रियों के नाम नहीं जानती, तो आप उनका परफॉर्मेंस समझ लीजिए। देखिए, कांग्रेस ने क्या, शिशुपाल शौरी कांकेर से संसदीय सचिव टिकट काट दिया। विनोद चंद्राकर, विनोद सेवन चंद्राकर महासमुंद से संसदीय सचिव टिकट काट दिया। शकुंतला साहू संसदीय सचिव टिकट काट दिया। ये तो सब संसदीय सचिव माने मंत्रिमंडल के सदस्य ही थे। तो टिकट काटने के बाद जो असंतोष उभरा है, उसका मैनेजमेंट जो है वो कांग्रेस को करना पड़ेगा। नहीं तो डैमेज कंट्रोल अगर नहीं हुआ, तो कांग्रेस के लिए कठिनाई तो है। कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी कठिनाई कांग्रेस ही खुद है। और कांग्रेस के लिए कहा जाता है कि कांग्रेस को और कोई नहीं हराता, कांग्रेस ही हराती है, और कांग्रेस का दुश्मन कांग्रेस ही होते और कोई नहीं होता। देखिए, 4 बार से ज़्यादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दौरा कर चुके हैं। खुले मंच रायपुर की आम सभा में उन्होंने भ्रष्टाचार की जो बातें रखी हैं, ईडी की लगातार कार्रवाई है, इनकम टैक्स की लगातार कार्रवाई छत्तीसगढ़ में की जा रही है। आप क्या समझते हैं, भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा हो सकता है इस चुनाव में? देखिए, भ्रष्टाचार अब ऐसे कोई बहुत
बड़ा मुद्दा मैं नहीं समझता रहता, क्योंकि लोगों को आम सुविधा आम आम आदमी को जो है उसकी मूलभूत सुविधाएँ मिल जाए, उससे ज़्यादा वो चाहता नहीं है। और किसान यहाँ पे है छत्तीसगढ़ में किसान जो चाहता है वो किसान को सरकार ने, पिछली सरकार ने दिया घोषणा पत्र में, और नतीजा वो चुनाव जीत कर आई। हाँ, ये बात ज़रूर है जो नरेंद्र मोदी ने जो रायपुर की सभा में कहा कि हम पीएससी के घोटालेबाजों को नहीं छोड़ेंगे, वो एक बड़ा मुद्दा है, क्योंकि पीएससी जो है वो युवाओं से जुड़ा विषय है, और हर घर से एक न एक बच्चा कोई न कोई परीक्षा की तैयारी करता है, और उसमें एक घोटाले का सामने आना, घोटाला है, नहीं है, जाँच का विषय है, लेकिन उस पर इस तरह से आरोप जो लग रहा है, और देश के प्रधानमंत्री अगर कह रहे हैं कि हम घोटालेबाजों को, पीएससी घोटालेबाजों को नहीं छोड़ेंगे, तो वो कहीं न कहीं क्लिक करेगा। एक जो युवा, जो नया 16 लाख तो नए मतदाता जुड़ रहे हैं, तो वो तो सब बीएससी पीएससी की तैयारी करने वाले ही लोग हैं, तो वो फ़र्क तो डालेगा। वैसे भ्रष्टाचार के मामले में जो है लगातार ईडी-फीडी की कार्रवाइयाँ यहाँ होते रही है, वो बहुत ज़्यादा महत्व नहीं कर रखती, लेकिन फिर भी शराब घोटाला जो है वो सरकार के लिए गले की फांस बन सकता है। अनिल जी, अंतिम 2 प्रश्न करूँगा आपसे। भारतीय जनता पार्टी लगातार बोल रही है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की टारगेट किलिंग की जा रही है, बस्तर हो, मानपुर मोहल्ला हो। टारगेट किलिंग है या आप इसको दूसरे दृष्टिकोण से देखते हैं? देखिए, मैं नहीं समझता छत्तीसगढ़ में ऐसा कोई टारगेट किलिंग वगैरह होता है, और ये परिस्थितिजन्य घटनाएँ हैं। अगर मानपुर मोहल्ला की घटना करें, बिरजू तारम की बात करें, बिरजू राम तारम की, तो वो परिस्थितिजन्य घटना है, उसको हम ये कह नहीं सकते टारगेट किलिंग होती तो बड़ा आदमी मारते। टारगेट किलिंग होती, अगर मेरे को टारगेट ही किलिंग करवाना है तो फिर मैं छोटा-छोटा कार्यकर्ता क्यों ढूँढूँगा, बड़े कार्यकर्ता ढूँढूँगा। तो ये सब बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि हत्या होनी ही नहीं चाहिए। महत्वपूर्ण ये है कि चुनाव के समय में जब सारी चुनावी तैयारियाँ हो रही है, उस समय इस तरह की घटनाएँ होना नहीं चाहिए। ये लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल है, ये सरकारी तंत्र पर सवाल है, ये प्रशासन पर सवाल है। इससे कोई टारगेट किलिंग का कोई लेना-देना नहीं लगता। अच्छा, देखिए, दूसरी तरफ अगर अपन देखें, बहुजन समाज पार्टी कुछ सीटों पे अपने प्रत्याशी उतार रही है, आम आदमी पार्टी पूरी ताकत लगा रही है, जोगी कांग्रेस पिछली बार 5 सीटों के साथ अच्छा मार्जिन उन्होंने पाया था वोटों का। इन पार्टियों की उपस्थिति में आप क्या देखते हैं छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 को? नहीं, देखिए, ये आपका प्रश्न सबसे महत्वपूर्ण है, और मैं समझता हूँ कि इस चुनाव में जो विधानसभा के जो चुनाव हो रहे हैं 2023 के, उसमें सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर जो 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 बोल सकते हैं, जो जो गेम चेंजर जो होंगे, जिनका नाम आपने लिया अभी, चाहे बीएसपी हो, चाहे जोगी कांग्रेस हो, चाहे आप हो, ये गेम चेंजर साबित हो सकते हैं, क्योंकि आपके चुनावी गणित को ये ये खुद जीत पाए ना पाए, ये किसी भी जो चुनावी समीकरण है या चुनावी गणित है, उसको गड़बड़ा कर रख सकते हैं। जोगी कांग्रेस के पिछली बार 5 विधायक थे, और 7.6% उनके वोट थे। आप पार्टी पिछली बार मैदान में थी, लेकिन कोई वो खास प्रदर्शन नहीं की, क्योंकि उस समय उनके पास ऐसा लगता है कि उनके पास ना इंफ्रास्ट्रक्चर था, ना उनके पास चुनाव लड़ने की कोई शक्ति थी। लेकिन गुजरात चुनाव में जिस प्रकार उन्होंने प्रदर्शन किया, 5 सीटें जीती, और 35 या 33 सीटों पे वो दूसरे स्थान पर रहे कांग्रेस को ढकेल के। फिर गुजरात के अलावा पंजाब में उन्होंने सरकार बनाई, तो आप पार्टी अब जो है फाइनेंशियली भी और संगठनात्मक रूप से भी जो है बहुत मजबूत हो चुकी है, और जिस हिसाब से वो यहाँ छत्तीसगढ़ में अपने मैदान में प्रत्याशी उतार रही है, उससे ऐसा लगता है कि वो अपना राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा बचाए रखने के अलावा यहाँ खाता खोलने की तैयारी में है। देखिए, जोगी कांग्रेस के साथ दुर्भाग्य जनक ढंग से ये है कि जोगी कांग्रेस के जो कर्ता धर्ता थे, जिन्होंने जन्मदाता थे अजीत जोगी, वो अब इस चुनाव में नहीं है। उनके एक विधायक छोड़कर जा चुके हैं, और एक विधायक अभी पता नहीं कहाँ है, प्रमोद शर्मा। तो जोगी कांग्रेस का जो प्रदर्शन है वो पहले जैसा रहे ना रहे, इस बार बीएसपी भी बहुत ताकत लगा रही है। तो ये महत्वपूर्ण है, सवाल है कि आम आदमी पार्टी अगर अच्छा प्रदर्शन करती, देखिए आम आदमी पार्टी ने जहाँ भी वो चुनाव लड़ी है, उसने कांग्रेस को ही डैमेज किया है, चाहे दिल्ली हो, दिल्ली नगर निगम हो, पंजाब हो या गुजरात हो। लेकिन उसका मतलब ये है कि वो कांग्रेस को ही डैमेज करती है। लेकिन उसका एक पहलू ये भी है कि आम आदमी पार्टी जहाँ जाती है, वहाँ वो उस राज्य में जो कमज़ोर पार्टी है, उसके वोट काटती है। तो अगर वो परिस्थिति यहाँ बनती है तो बीजेपी को बहुत नुकसान होगा। लेकिन अगर वो कांग्रेस के ही परंपरागत वोट बैंक पर हाथ मारती है, तो आप देखिए पिछले जो 18 का जो चुनाव था, वो 1% से कम मतों के अंतर से भाजपा जीती थी। लेकिन 2013 के चुनाव की बात। 2013 की 2018 में जो है वो प्रतिशत बढ़ गया था,
वो 10% करीब 9% कुछ गया था अंतर, लेकिन उस 9% में भाजपा का 7% मत घटा था, कांग्रेस का सिर्फ 2% बढ़ा था। माने इतनी बड़ी लहर, इतना बड़ा घोषणा पत्र, इतने बड़े तामझाम, उसके बावजूद सिर्फ 2% ही मत बढ़ा था कांग्रेस का। इस बार जो है निश्चित रूप से उनका प्रदर्शन वैसा तो रहने वाला नहीं। भाजपा का भी जो प्रदर्शन है वो पहले से अच्छा होने वाला है, और ऐसे में अगर आप पार्टी कांग्रेस को डेंट करती है, तो फिर चुनाव के नतीजे चौंकाने वाले होंगे। अंतिम प्रश्न, आपकी वरिष्ठता है, अनुभव है, लोभ नहीं कर पा रहा हूं मैं, ये बताइए कि अब की बार किसकी सरकार? अब की बार जिसकी सरकार, देखिए अभी चुनाव घोषणा पत्र दोनों ही पार्टी का आया नहीं है। एक महत्वपूर्ण तथ्य वो है, और दूसरा महत्वपूर्ण तथ्य जो है, इससे पहले वाला जो सवाल है आपका, अगर समाजवादी पार्टी, बसपा, जोगी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी 3, 4, 5% अगर वो कांग्रेस के वोट बैंक में अगर सेंध मारते हैं, तो कांग्रेस के लिए बहुत दिक्कत होगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी। हमारे साथ थे छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ पत्रकार अनिल पुसतकर। न्यूज़ बीन के लिए मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से पंकज विश्वकर्मा, साथ ही कैमरा पर्सन गोविंदा सोनकर के साथ।